रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड़, ग्रामीण महाविद्यालय वसंतनगर, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़। मैं प्राध्यापक डॉक्टर कल्याण गुरुनाथ आपके सामने बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हमें प्रश्न पत्र क्रमांक 3 कथ्यतर गद्य का अध्ययन करना है। ये पेपर कुल 75 अंक के लिए है। इस कथ्यतर गद्य के अंतर्गत आपको अलग अलग विधाएं रखी गई है, जिसमें संबोधन है, निबंध है, एकांकी है, पत्र है, संस्मरण है, कहानी है, लेख है, जीवनी है, व्यंग है और विज्ञान। इस तरह से आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग विधाएं रखी गई है। इन सारे विधाओं का हमें इस साल अध्ययन करना है। तो इसमें से जो तीसरी विधा है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिस विधा का शीर्षक है औरंगजेब की आखिरी रात, ये एकांकी रामकुमार वर्मा से लिखित है। तो इस एकांकी का अध्ययन करने से पहले इस एकांकी के जो रचनाकार रामकुमार वर्मा हैं, इनका हमें संक्षिप्त में परिचय देखना है। तो रामकुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1905 में हुआ। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में इन्हें देखा जाता है। इन्होंने हिंदी नाट्य साहित्य में जो कार्य किया है, ये बड़ा अनमोल है। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इनको साहित्य के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। इन्होंने 150 से अधिक एकांकियों का लेखन किया है। डॉक्टर वर्मा को संगीत, कविता और कलाओं में अधिक रुचि है। रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार और आलोचक हैं। वैसे उन्होंने कविता की प्रतियोगिता में 17 वर्ष की आयु में 51 रुपये का पुरस्कार जीता था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस रचना पर उन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। चित्ररेखा, इस काव्य संग्रह पर उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला है। डॉक्टर वर्मा ने देश में ही नहीं, विदेश में भी हिंदी का परचम लहराया है। वे 1957 में मॉस्को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में सोवियत संघ की यात्रा पर गए थे। 1967 में श्रीलंका में भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी भेज दिए गए थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के रचनाओं को अगर देखा जाए तो उनकी एकांकी संग्रह की कृतियाँ इस तरह की हैं, जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं: पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, रूपरंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, रिमझिम, इंद्रधनुष्य, पांचजन्य, कौमुदी, महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी आदि रचनाओं का एकांकी के रूप में
उन्होंने लेखन किया है। अगर इनके नाटक देखा जाए तो नाटकों के शीर्षक इस तरह है: विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस। इस तरह के उनके नाटक रचनाएं हैं। काव्य क्षेत्र में भी राम कुमार वर्मा जी ने लेखन किया है। उनके काव्य संग्रह अगर देखा जाए तो रेखा चित्र, चंद्र किरण, अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, संकेत, एकलव्य, वीर हमीद, निशीथ, नूरजहां, जाहोर, आकाशगंगा, उत्तरायण, ये उनकी रचनाएं हैं। आलोचना के क्षेत्र में भी राम कुमार वर्मा जी ने योगदान दिया है। आलोचना की जो रचनाएं हैं, जिनमें कबीर का रहस्यवाद, इतिहास के स्वर, साहित्य आलोचना, साहित्य शास्त्र, अनुशलन, समालोचन समुच्चय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आदि रचनाएं उन्होंने लिखी है। संपादक के रूप में भी उन्होंने जो कार्य किया है, जिनमें संपादित एक रचना है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये संपादित रचना राम कुमार वर्मा जी ने लिखी है और उनका निधन 5 अक्टूबर 1990 में हुआ। इस तरह हमने यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के संक्षिप्त परिचय हमने देखा है। इसके बाद इसी रचना के रचनाकार औरंगजेब की आखिरी रात, इस एकांकी का संक्षिप्त कथानक हम पढ़ेंगे। तो कथानक पढ़ने से पहले हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि इस एकांकी में जो पात्र हैं उन पात्रों का परिचय ले लेंगे। इसमें पहला और मुख्य पात्र है आलमगीर औरंगजेब, जो मुग़ल सम्राट हैं। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है जीनत उन्नीसा बेगम, जो आलमगीर औरंगजेब की पुत्री है। इसमें तीसरा पात्र है करीम, जो इस एकांकी में सिपाही के रूप में हमें दिखाई देता है। और दूसरे 2 पात्र हैं, एक हकीम और कातिब, जो अंत में औरंगजेब के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि हकीम ये दवा देने के लिए इस एकांकी के अंतर्गत आ जाता है और कातिब, जिसको औरंगजेब आखिर अपनी पूरी जायदाद बेटे के नाम लिखने के लिए बुलवाता है। इस तरह से ये 5 पात्र इस एकांकी के अंतर्गत है। इस एकांकी का जो स्थान है अहमदनगर का किला है। इस समय की तिथि अगर समय देखा जाए तो 18 फरवरी 1707 का ये कालखंड है, समय है। और रात्रि के 4 बजे के प्रहर में औरंगजेब को, जो बीमार पड़ा हुआ है, उनको खांसी आती है, ज्वर है, तो उस समय की स्थिति का चित्रण, रात्रि के 4 बजे के प्रहर का चित्रण इस एकांकी में हमें दिखाई देता है। मित्रों, इस एकांकी का अगर पृष्ठभूमि अगर देखी जाए कि जहाँ से इस एकांकी की शुरुआत होती है, तो बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के बाद औरंगजेब मराठों का अंत करने का निश्चय तो करते हैं, लेकिन अंत न होना यह स्पष्ट रूप से जब उनको दिखाई देने लगता है, तो वो अहमदनगर के किले में रहते हैं। तो वहाँ का चित्रण इस एकांकी में आया हुआ है। अब इस एकांकी के प्रस्तावना को अगर हम देखेंगे तो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को सपरिवार बंदी बना लिया था। उसके सामने इस्लाम धर्म की दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा था, तो संभाजी महाराज ने इस प्रस्ताव को ठुकराया था और औरंगजेब के प्रति उन्होंने जो कटु शब्दों का व्यवहार किया था,
तो उसके फलस्वरूप हुआ ये कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की बड़ी निर्दयता से उनका कत्ल किया गया। उनका कत्ल होते ही मराठों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और इस कारण 17 साल तक भयंकर युद्ध मुगलों में और मराठों में होता रहा। इधर मुगल सेना इन 17 साल में विलासी बनती गई। फलस्वरूप हुआ ये कि प्रत्येक लड़ाई में मुगलों को हारना पड़ा और इस हारने से जो हानि उठानी पड़ी ये भयंकर थी। सन 1706 में औरंगजेब ने देखा कि उनकी सेना अत्यंत विलासी बन गई थी। राज्य की आर्थिक स्थिति भी चिंताजनक हो रही थी। अकबर से संचित आगरा में और दिल्ली में जो संपत्ति थी तो वो संपत्ति दक्षिण की लड़ाई में समाप्त हो चुकी थी। 3 महीनों से सिपाहियों को वेतन नहीं मिल रहा था और औरंगजेब राज्य की इस दुरावस्था से वो पूरी तरह से वृद्ध हो चुके थे। पहले जैसी शक्ति अब औरंगजेब में नहीं रही थी और उनके जीवन में उन्होंने जो कुकर्म किए थे अपने परिवार के साथ, यहाँ के जनताओं के साथ, तो वो सारे कुकर्म जब उन्हें इस समय में याद आ जाते हैं तो उनके मन में बड़ी बेचैनी हो जाती है। अब उनका पूरा शरीर टूट चुका है, उनको ज्वर है, खांसी है। इस समय उसकी अवस्था 89 वर्ष की है। एक साधारण पलंग पर लेटा हुआ है। सिरहाने में एक सफ़ेद चादर रखी गई है और ये पूरे हिंदुस्तान के आलमगीर, उनकी मुखमुद्रा अत्यंत मलिन और पश्चाताप से परिपूर्ण है। उसके पास उसकी बेटी पुत्री जीनत उन्नीसा बेगम बैठी हुई है और पुत्री की आयु 40 वर्ष के आसपास है। इस तरह से इस एकांकी की ये पृष्ठभूमि है और इस पृष्ठभूमि के बाद जब हम इस एकांकी का कथानक संक्षिप्त रूप में देखेंगे तो रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध एकांकी है। इस एकांकी का वर्णन अगर हम देखेंगे, जबकि औरंगजेब 89 वर्ष के जर्जर अवस्था में जीवन से निराश होकर अर्धचेतन अवस्था में ये पलंग पर पड़ा हुआ है। उसके 3 बेटे उससे दूर कैद में थे। उसके पास उसकी 40 साल की बेटी बेगम जीनत बैठी है। रात्रि के पिछले प्रहर में रोगग्रस्त शैया पर लेटा हुआ औरंगजेब पश्चाताप के आग में जल रहा है। एक और दक्षिण के लड़ाई में इनकी पूरी जो संपत्ति है ये खर्च हो जाती है। इस बात की चिंता उन्हें सता रही है। तो दूसरी ओर उसकी जो सेना है उसकी निर्बलता पर भी उन्हें चिंता होती है। प्रशासन में कुछ गड़बड़ी है। मराठों की अपराजय शक्ति और राज दरबार में आपसी जो संघर्ष है और उसकी अस्वस्थता उसे बेचैन कर रही है। औरंगजेब ने जितने भी अपने जीवन में काले कारनामे किए थे ये सब कारनामे उन्हें याद आ रहे हैं। कभी कभी अपने पिता शाहजहां को जब उन्होंने कैद में डाला था, 7 साल तक वो कैद में थे, इस दुष्कृत्य पर खुद औरंगजेब को ग्लानि हो रही है। तो कभी अपने सगे भाइयों को कैद में या उनको वैध करा देने पर भी उनको इस बात की भी चिंता हो रही थी। पश्चाताप करता तो कभी अपनी धार्मिक मदान्धता पर भी औरंगजेब को चिढ़ आने लगती है। उसके पास बैठी जो जीनत है, शहजादी जीनत, औरंगजेब को बीच बीच में ये संतोष दिलाने का काम करती है कि जहाँ पनाह
आप तो पूरे देश के सम्राट हैं, आपको किसी भी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जीनत अपने पिता को संतोष देने का काम इस एकांकी में करती है। अब देखिए कि इसी व्याकुलता को वो सह नहीं पाते हैं और उनका शरीर भी उनको साथ नहीं दे पाता है। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में शहजादी के अतिरिक्त सैनिक करीम और हकीम उसका साथ दे रहे हैं और पश्चाताप के आग में जलता हुआ औरंगजेब उसके सामने एक सोने के पिंजरे में पंछी लटका हुआ है तो उसको मुक्त करा देता है और औरंगजेब संतोष की एक साथ लेता है। इस एकांकी के अंत में अपने कातिब को बुलाकर अंतिम वसीयत बेटों के नाम औरंगजेब लिख देते हैं और इसी समय अजान की बेला में औरंगजेब का प्राणांत हो जाता है। इस मुगल बादशाह औरंगजेब के दुख भरे जीवन का अंत हो जाता है। इस तरह से हमने औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी को कथानक के रूप में हमने देख लिया है। तो इस एकांकी को अगर हमें पढ़ना है तो और एक बात हमारे ध्यान में आ जाती है, वो ये कि देश काल के दृष्टिकोण से और एकांकी के तत्वों के दृष्टिकोण से इस एकांकी का अगर अध्ययन किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एकांकी में रामकुमार वर्मा जी ने सम्राट औरंगजेब के दुष्कृत्यों को मानसिक विक्षोभ के रूप में इस एकांकी में प्रस्तुत करते हैं। उसने जो प्रजा पर अत्याचार किया था, हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया था, अपने पिता को कैद करके और भाइयों का कत्ल करके जो शासन प्राप्त किया था, उन सभी घटनाओं का सजीव चित्रण इस एकांकी में हुआ है। मुगल की परंपराओं का, उसके परिवेश का भी सजीव चित्रण इस एकांकी में पुनः जीव उठा है। नाटक में वर्णित घटनाएं सत्यों इतिहास से समर्पित हैं। गोलकुंडा और बीजापुर की रियासत को जीतकर औरंगजेब अहमदनगर में आकर टिका है और वहीं उसकी मृत्यु हुई थी। इसी शासनकाल में मराठों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और विलासी मुगल सेना उसे दबाने में अशक्त हो रही थी। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी और इस स्थिति को देखकर औरंगजेब अत्यंत भयभीत होकर चिंताग्रस्त हो उठा था। इन्हीं कारणों से वह दिन ब दिन जर्जर होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से देश काल और वातावरण के दृष्टिकोण से ये एकांकी सफल रही है। अंत में अगर हमें इस एकांकी का उद्देश्य अगर देखना है तो इस एकांकी के माध्यम से औरंगजेब के अंतर्द्वंद में निहित कथाओं के मनोवैज्ञानिक चित्रण डॉक्टर वर्मा इस एकांकी में प्रस्तुत करते हैं। जीवन में उन्माद में प्रभावित होकर किया जाने वाला जो कुकर्म है या सत्कर्म अपना प्रभाव अवश्य छोड़ देता है। औरंगजेब को अंततः प्रत्येक प्राणी को अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से मानव जीवन के दुर्बल पक्ष को उद्घाटित किया है। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी महत्वाकांक्षा है। इसके वशीभूत होकर औरंगजेब की शक्ति के मद से मदान्ध व्यक्ति औरंगजेब बन जाता है। मृत्यु के पूर्व व्यक्ति की आत्मा निर्मल हो जाती है, स्मृतियाँ सजग हो जाती हैं। जीवन की घटनाएं स्मृति पटल पर चलचित्र के भांति मानस पटल पर घूमने लगती है और व्यक्ति तटस्थ होकर अपने कर्मों पर विचार करने लगता है।
जीवन के ऐसे ही अनंत घटनाएं जो चिर सत्य हैं उससे अवगत कराना लेखक का एकांकी में उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य में नाटककार को पूर्णतः सफलता प्राप्त हो चुकी है और ये एकांकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम सफल मान सकते हैं और सफल हैं। इस तरह से हमने इस एकांकी के रचनाकार का परिचय लिया है, साथ ही इस कथानक को भी हमने देखा है। रंगमंच के दृष्टि से ये एकांकी किस तरह से सफल है और कथानक और तत्वों के दृष्टिकोण से भी हमने इस एकांकी का अध्ययन किया है। नमस्ते।